हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिए नीट के लिहाज से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि हमको इसमें स्पेसिफिक मैकेनिज्म समझनी है ताकि हमें पता कर सके कि ह्यूमन जो है वो हाइपरटोनिक यूरिन अति परासारी मूत्र का जो उत्पादन कैसे करता है। ठीक है, अब हम इसको कंडीशन बेस्ड होके समझेंगे। अब मान लीजिए काउंटर करंट मैकेनिज्म पर आपको अभी फोकस नहीं करना है, पहले दो चीज समझिए कि एक तो है हाउ टू प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, ये समझना है हमको। ठीक है कि भाई डाइल्यूट यानी तनु मूत्र का निर्माण कैसे करना है। तनु यानी इसके अंदर वाटर का अमाउंट क्या है, ज़्यादा है। तो भाई ये ऐसा कब करना पड़ता है, जब व्हेन वी इनटेक मोर वाटर, जब हम क्या कर लें बेटा, ज़्यादा पानी पी लें या फिर ऐसे पदार्थ पी लें जो यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। यूरिन आउटपुट को बढ़ाने वाले जैसे कि कॉफ़ी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब अगर हम पी लें तो भाई जब हम ऐसी चीज़ें कर लेंगे तब क्या होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए। हाउ टू प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन, ये समझ रहे हैं अपन। ये है अपना बोमन कैप्सूल, ये पीसीटी, इट इज़ लूप ऑफ हैनले, थिक सेगमेंट उसका, ये हो गया कलेक्टिंग, ये बोमन कैप्सूल। तो भाई बोमन कैप्सूल, और यहाँ तक अगर बात करूँ मैं, ये अपना पीसीटी, डीसीटी और थोड़ा कलेक्टिंग डक्ट, बोमन कैप्सूल वाला पार्ट कॉर्टेक्स। यहाँ पर कौन सी आर्टीरियोल थी, ये एफरेंट आर्टीरियोल आ गई। ठीक है, ये हो गई आपकी एफरेंट आर्टीरियोल। यहाँ पर भरा हुआ था ब्लड। ठीक है, ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी होती है वो है 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। ठीक है, फिर यहाँ फिल्ट्रेट बन गया, यहाँ पे फिल्ट्रेट है, यहाँ पे क्या है बेटा, फिल्ट्रेट। ये भी ऑलमोस्ट सेम है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमको पता ही है H2O यहाँ से निकल रहे हैं, तो भाई आप भी समझ रहे हो, तो कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए थे, लेकिन बेटा आयंस के लिए भी परमिएबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक जो कंसंट्रेशन है ये सेम रहती है। ये हम ब्लड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, यहाँ पर कितनी रहती है, 300, कितनी रहती है, 300 मिली ओस्मोल पर लीटर रहती है। यहाँ H2 रीअब्जॉर्ब हो गया, लेकिन यहाँ से खासा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर बेटा यहाँ से और है H2 निकला, क्या हो गया, यहाँ से H2 निकला। H2 निकलने का मतलब गाढ़ापन हो गया, यानी ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई, यानी यहाँ पे 400 हो गई इस कंडीशन पे, 600, 900, और इस कंडीशन पर आकर हो जाती है 1200, यानी कंसंट्रेटेड हो गया यूरिन। क्या हो गया, कंसंट्रेटेड। लेकिन आगे जाएंगे NaCl बाहर निकलेगा, आयंस क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और बहुत ज़्यादा आयंस जब बाहर निकलते हैं तो 1200, 900, 600, 400, 300, और जैसा कि हमारी NCERT इंडिकेट करती है 200, यानी ऑस्मोलरिटी 200 मिली ऑस्मोल पर लीटर पर पहुंच गई, यानी कंडीशन हो गई है आपकी हाइपोटोनिक। कैसी हो गई है, हाइपोटोनिक कंडीशन पर पहुंच जाता है यहाँ पे। पर हमने कहा कि हाउ टू प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। डाइल्यूट यूरिन क्यों प्रोड्यूस करना है, कि भाई हमने पानी वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में पिया है, तो भाई सीधी सी बात है, जितना पानी पिएंगे उतना ही ज़्यादा हम सुसु जाएंगे, बार बार जाना पड़ेगा। तो बार बार अगर जाना पड़ रहा है तो हम चाहते हैं कि एक साथ वो सारा ढंग से बाहर निकल जाए। तो वाटर जो है हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, तो
तो ये जो पार्ट है DCT और एक जो है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि DCT और कनेक्टिव ट्यूब्यूल में जो है रीअब्जॉर्प्शन, पुनरावशोषण होता है, वो कंडीशनल होता है। कैसे होता है? कंडीशनल, यानी किसकी प्रेजेंस में होता है? ADH में। किसकी में होता है? ADH में। लेकिन जब हमने बहुत ज़्यादा वाटर हमने जब बॉडी में पी लिया होता है तो उसको बाहर निकालने के टाइम पे ADH क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ADH अपना इम्पैक्ट यहाँ पर शो नहीं करेगा, तो यहाँ पर जो H2O रीअब्जॉर्ब होने वाला था वो नहीं होगा। एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट चलता है, सोडियम बाहर निकल रहा है लेकिन बहुत कम अमाउंट में, तो सीधी सी बात है वाटर जो है वो क्या नहीं होगा? रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ से भी बाहर नहीं निकलेगा, तो भाई यहाँ से जो यूरिन निकलेगा, भाई जो यूरिन जब बाहर निकलेगा वो कैसा होगा बेटा? डाइल्यूट होगा। कैसा होगा? डाइल्यूट कंडीशन में होगा। इस प्रकार से डाइल्यूट यूरिन का फॉर्मेशन होता है जब हम बहुत ज़्यादा पानी वगैरह पी लेते हैं। फिर दूसरी चीज़, ये तो डाइल्यूट यूरिन वाली कंडीशन आ गई। अगर क्या प्रोड्यूस करना हो? कंसंट्रेटेड यूरिन। कई बार क्या होता है, पानी बहुत कम हम पी लेते हैं, बहुत कम, तो वह सीधी सी बात है जितना कम पानी पिएंगे या फिर ऐसे अमाउंट जो यूरिन आउटपुट को घटाते हैं वो जब हमने कम लिया है तो वही बजाएंगे भी कम, और कम अगर जाना है तो क्या होना चाहिए? वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर तब ADH एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ADH एक्टिव हो जाएगा। उस कंडीशन में ADH जब एक्टिव हो जाएगा तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और इधर से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर भी वो काम करेगा। तो H2O जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, तो यूरिन जब जाएंगे वो हाइपरटोनिक होगा, गाढ़ा होगा, यानी उसमें वाटर कंटेंट कम होगा और कम मात्रा में यूरिन आउटपुट निकलेगा। वो कंसनट्रेटेड यूरिन है। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको क्यों बताया ताकि कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। और कॉन्सेप्ट याद रहना क्यों जरूरी? क्योंकि हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो बेटा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं। कि कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनेगा, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है इसका एम जो है, इसका उद्देश्य जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन ही फॉर्म करना है। और हम स्टार्टिंग फिल्ट्रेट से 4 गुना ज़्यादा तक कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, 4 गुना ज़्यादा तक फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तो ये क्या कह रहे हैं अपन? जब वाटर कम है, यहाँ पे कितना था? 300, यहाँ पहुँच गया था 1200, यहाँ पहुँच गया था 1200, और फिर यहाँ पर हो गया 150 से हाइपोटोनिक, यानी पतला हो गया। लेकिन जब यूरिन, तो यहाँ के रीअब्जॉर्प्शन से यहाँ के रीअब्जॉर्प्शन से वाटर के फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेन इम्पैक्ट आ रहा है DCT पर और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर। तो जब पानी कम होगा तो सीधी सी बात है ADH अपना प्रभाव शो करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन अपना प्रभाव दिखाएगा, तो H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो जब हमारी बॉडी के अंदर H2O वापस क्या हो जाएगा? रिटेन रह जाएगा, और यूरिन जो होगा वो कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। कैसा होगा? कंसंट्रेटेड होगा। यही प्रोसेस हमको समझना है। तो पहले मैं आपको काउंटर और करंट का मीनिंग बता देता हूँ। भाई काउंटर का मतलब क्या है? भाई 2 ट्यूब्यूल है मान लीजिए ऐसे, तो एक में तो लिक्विड यूं बह रहा है और एक में यूं, तो काउंटर का तो मतलब होता है बेटा अपोजिट। करंट का मतलब होता है फ्लो, यानी बहना। यानी इसमें सीधी सी बात है,
एक लिम्ब जो है हेनले का लूप का, एक लिम्ब में तो यूं बह रहा है और एक लिम्ब में यूं बह रहा है। इसको ही हम कहते हैं काउंटर करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? काउंटर करंट। इस मैकेनिज्म को हमको समझना है, बड़ा इजी कंसेप्ट है, ठीक है। ये चीज हमको अभी समझनी है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म में क्या होगा? तो अभी हमने क्या देखा है भाई, ये हिस्सा कहाँ है? मेड्यूला वाला हिस्सा है ये। तो हम अगर देखें तो भाई बेटा मेडुला में ड्रामेटिक चेंज आए हैं 300, 400, 600, 900, 1200, ये कंडीशन आई है। तो बेटा ये जो चीज़ हुई है तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कि भाई इंटरस्टिशियम फ्लूइड जो होता है इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना कैसे, ठीक है, बना कैसे, कौन प्रोड्यूस से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कर रहा है, और दूसरी चीज इसको मेंटेन कौन कर रहा है, ठीक है, इसको मेंटेन कौन कर रहा है ये हमको समझना है। और इसमें दो चीजें पार्ट लेगी, वो सब कैसे लेती हैं हम अभी समझते हैं। 1 मिनट इसमें इंक डाल लेते हैं बेटा। एक मिनट रुकिए। हम 10-20 सेकंड आगे करके स्टार्ट कर लीजिएगा। तो भाई अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो काउंटर और करंट का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लो जो है अपोजिट डायरेक्शंस में देखने को हमको मिल रहा है। तो अब आगे क्या समझना है वो समझते हैं। कि काउंटर करंट मैकेनिज्म दो चीज़ों का जवाब देता है, ठीक है, कि मेडुला का जो इंटरस्टिशियम फ्लूइड है वो कंसंट्रेटेड क्यों है, ठीक है। क्या चीज़ पता पड़ रही है अपन को? वाई मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज सो कंसंट्रेटेड, ठीक है। और ये कंसंट्रेटेड के बाद आता है हाउ इट इज मेंटेन, ठीक है। तो बेटा दो चीजें इसमें मेन रोल प्ले करती हैं, एक तो है लूप ऑफ हेनले और एक है वासा रेक्टा। क्या है बेटा? लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा। और मैं आपको ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी समझा देता हूं। क्या है कि लूप ऑफ हेनले क्या करता है? प्रोड्यूस करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई ये रिलीज और एक्सेप्ट करेगा, इसलिए LOH यानी लूप ऑफ हेनले को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जो बनाता है वो मल्टीप्लायर हो गया। और वासा रेक्टा जो है इसको मेंटेन करके रखेगा। क्या करके रखेगा? इसको मेंटेन करके रखेगा। इसलिए हम वासा रेक्टा को कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंजर। ये दो चीज मैं आपको बता चुका हूं, काउंटर करंट एक्सचेंजर और मल्टीप्लायर। यानी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मेडुला का जो कॉर्टेक्स था वो यहाँ से 300 और इंटरस्टिशियल जो मेडुला है वहाँ पे 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो कंसंट्रेशन जो बनी है नीचे, वो कैसे बनी है, ठीक है, हाउ इट इज फॉर्म्ड एंड हाउ इट इज मेंटेन। तो फॉर्म की अगर बात करें तो वो बनाया लूप ऑफ हेनले ने, और उसको मेंटेन किया है वो बनाया वासा रेक्टा ने। कैसे किया है, ये सब कैसे हुआ है, अब हमको काउंटर करंट मैकेनिज्म में समझना है, ठीक है बेटा। तब देखते हैं क्या होता है। सारी वही चीज़ें हैं जो आपने पिछले लेक्चर्स में
पड़ी हुई है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिए फटाफट, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तो अब देखते हैं क्या हो गया। एक्सचेंजर और मल्टीप्लायर समझ गए होंगे। अब जो हम चल रहे हैं वो हम पहुंचेंगे एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। तो समझने की कोशिश कीजिए कि भाई क्या होता है। समझने की हम कोशिश करें तो काउंटर करंट जो मैकेनिज्म है ये मिलता है किसमें, मैमल्स और बर्ड्स में। ठीक है, और इसका जो उद्देश्य है, जो एम है, वो है प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, रीअब्जॉर्ब वगैरह करके, एक्सचेंज करके, मेडुला के अंदर फ्लूइड कंसंट्रेशन बना के रख के, इस तरीके से ये होगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं बेटा, जितना लंबा लूप ऑफ हेनले होता है ना, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। ठीक है, जितना बड़ा लूप ऑफ हेनले उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन। सीधी सी बात, रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं उनका लूप ऑफ हेनले बहुत ज़्यादा डेवलप होता है ताकि वो कंसंट्रेटेड यूरिन हो, और जब जितना कंसंट्रेटेड यूरिन होगा उतना ही कम यूरिन आउटपुट होगा। भाई सीधी सी बात है, जिस दिन हमने पानी कम पिया होता है उस दिन हम कम जाते हैं कि भाई हमारी बॉडी मेंटेन करके उसको रखती है। बार बार पानी पियोगे, बार बार जाओगे, तभी तो कहते हैं ना कि ज़्यादा पानी पीने से टॉक्सिक रिलीज होते हैं। सीधी सी बात तो भाई होंगे, बार बार पानी पियोगे तो अब यूरिन आउटपुट थोड़ा बढ़ जाएगा, टॉक्सिक वगैरह जैसे हो जाएंगे। यूरिया अमाउंट सेम रहेगा, बॉडी उतना ही प्रोड्यूस यूरिया अभी तक कर रही है। और यूरिया अगर बढ़ रहा है तो इसको यूरेमिया कंडीशन अपन कहते हैं, वो डिजीज़ वाली कंडीशन होगी। ठीक है बेटा, समझिए। तो बात क्या होती है, पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, इसमें हेनले का लूप, और कौन पार्ट लेता है, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा क्या करते हैं, प्लेस इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, समझिए। अब बेटा जैसे कि ये जा रही है क्या, लूप ऑफ हेनले, तो जो नीचे आ रही है वो तो डिसेंडिंग लिम्ब, और एक है ऊपर चढ़ने वाली असेंडिंग लिम्ब। इसके अंदर जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। किसमें बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहली चीज़ क्या हो गई, और इसे बह क्या रहा है, फिल्ट्रेट। ठीक है, तो लाइन क्या हो गई अपने पास, फिल्ट्रेट फ्लोइंग इन टू limb of loop of Henle are in opposite direction. क्या हो गया बेटा, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जब बह रहा है उसको अपन कहते हैं काउंटर, और बहने को कहते हैं करंट। तो इससे किसका फॉर्मेशन हो गया, काउंटर करंट फॉर्मेशन हो गया। फिर हम बात करें, सेम बात किसके लिए कर रहे हैं, वासा रेक्टा। वासा रेक्टा में भी यही कंडीशन है। तो वासा रेक्टा के अंदर लेकिन क्या बह रहा है, ब्लड। ठीक है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो कैसी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये भी क्या बनाता है, काउंटर करंट बनाता है। आगे बात समझ में, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो क्या कंडीशन होगी कि बेटा जैसे कि ये आपका लूप ऑफ हेनले है, इसको हम डायग्रामेटिकली भी सारी चीज़ों को समझेंगे। लूप ऑफ हेनले हो गया, और जो लूप ऑफ हेनले के अराउंड जो होता है वासा रेक्टा होता है। और ये अपना इधर से अपन ने बनाया, अपन इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे बना रहे हैं, अराउंड होता है आपको पता है, ये आपने बनाया
वासा रेक्टा, और ये बना दिया आपने लूप ऑफ हेनले। बहुत इजी आपको समझना है। इसके अंदर जो फ्लूइड जो बह रहा है ये कौन सी लिम्ब है? डिसेंडिंग लिम्ब, और ये है असेंडिंग लिम्ब। किसकी? LOH, लूप ऑफ हेनले की। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड बह रहा है वो इस डायरेक्शन में है, और इधर जो बह रहा है वो इस डायरेक्शन में है। तो ये जो डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब है, इसके अंदर जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन अपोजिट आपको देखने को मिल गई, और इनके बीच में क्या बन गया? एक तरीके से काउंटर करंट का फॉर्मेशन हो गया। ये मैंने लाइन जो यहाँ कही है वो हो गई। फिर अपन बात कर रहे हैं वासा रेक्टा। वासा रेक्टा दूसरी साइड से आ रही है। ठीक है बेटा, वासा रेक्टा दूसरी साइड से आ रही है, तो इस तरीके का इसमें आ गया ऐसे, और इधर ऐसे। तो ये जो है ये वासा रेक्टा है, और वासा रेक्टा का जो नीचे उतरने वाला है वो हो गया इसका डिसेंडिंग लिम्ब, और ये वाला हो गया वासा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो ये आपस में इनके बीच में भी तो क्या बन गया? काउंटर करंट। ठीक है, तो अगली लाइन जो एनसीईआरटी ने लिखी है वो क्या है? प्रॉक्सिमिटी बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। किसके बीच में प्रॉक्सिमिटी दिख रही है आपको? इन दोनों के बीच में भी क्या है बेटा? प्रॉक्सिमिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और साथ साथ क्या देखने को मिला है? काउंटर करंट बिटवीन देम। कैसे देखने को मिल रहा है बेटा? इसकी तो असेंडिंग लिम्ब और इसकी डिसेंडिंग लिम्ब, इन दोनों के बीच भी क्या बन गया? काउंटर करंट बन गया, और इधर से इनके बीच बन गया काउंटर करंट बनेगा। और ये क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं इन मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी। किसमें बेटा? इंक्रीजिंग ऑस्मोलैरिटी फ्रॉम कॉर्टेक्स टू इनर मेड्यूला, या फिर आप यूं कह लीजिए इंटरस्टिशियम मेड्यूला। यानी कॉर्टेक्स में कितनी थी? 300 थी, और लास्ट में कितनी हो गई? 1200, 1200 तक ले आते हैं। ठीक है भैया, क्या हो गया? 1200 तक इसको लेकर आ गए। ये हेल्प करता है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? ठीक है, तो दो चीजें रेस्पॉन्सिबल है, ये आप एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिए। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल है NaCl एंड यूरिया। कैसे? अभी हम समझेंगे। अगर आपको ध्यान हो कि आपने पढ़ा था क्या? रीअब्जॉर्प्शन। तो रीअब्जॉर्प्शन में मैंने क्या कहा था? जो डिसेंडिंग लिम्ब थी इसकी, उसने क्या रिलीज किया था? H2। क्या रिलीज किया था बेटा? उसने H2 रिलीज किया था। ठीक है, और जब H2 जब रिलीज करता जाता है तो इस कंडीशन पर आके क्या बन जाती है? 1200। तो इंक्रीज तो कर दिया, और इसको मेंटेन कैसे करेंगे कि वापस ये सब चीजें हो जाए। तो जब 1200 बनती है तो यहां से क्या निकलने लगता है? NaCl। क्या निकलने लगता है? NaCl, असेंडिंग लिम्ब। और ये जो NaCl जो होता है वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में चला जाता है, और जब ये एंटर करता हुआ यहाँ जब NaCl आएगा तो ये इसको रिलीज कर देता है। ठीक है, और इसका जो H2 है वो ऐसे, तो इंटरस्टिशियम फ्लूइड के अंदर आगे फिर रिलीज हो जाता है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना रहता है, यहाँ तक आकर कितना हो जाता है? 150 से 200 हो जाता है। ये भी हमने आपको बताया हुआ है पहले ही। इससे पहले ही मैंने टॉपिक इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आपको क्लियर रहे सारी चीज़ें। ठीक है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं कि NaCl और यूरिया रेस्पॉन्सिबल कैसे है? ठीक है, तो NaCl रिलीज्ड बाय ascending limb of loop of Henle is transported back into vasa recta of descending limb, और ये जो लिम्ब है इसका फिर असेंडिंग लिम्ब है उसको वापस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिलीज कर देता है। ये मेंटेनेंस चलता रहता है, H2 और NaCl चल रहे हैं।
और इसके अलावा मैंने बता रखा है कि कलेक्टिंग डक्ट में से यूरिया निकलता है और वो किस में चला जाता है बेटा, इसमें चला जाएगा, जो थिन सेगमेंट जो होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है और वापस कलेक्टिंग डक्ट। ये मेंटेनेंस चलता रहता है। और ये पूरी जो चीज़ बनी है ना, इसको ही हम कहते हैं काउंटर करंट। क्या कहते हैं बेटा? काउंटर करंट कहते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका ढंग से डायग्रामेटिक अपन व्यू और ले लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होगा? होना क्या है अब कि जो NaCl है, क्या है बेटा? NaCl जो है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से कहाँ चला जाएगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो लिखिए NaCl is transported by ascending limb of loop of Henle। ठीक है, ascending limb of loop of Henle which is exchanged with descending limb of वासा रेक्टा। वासा रेक्टा पे पहुंचा। क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो अब समझिए एकदम डिटेल में, एकदम ध्यान से क्या बात हो। ठीक है, जो ब्लैक से बनाया है वो तो है लूप ऑफ हेनले। तो बेटा इसके अंदर यूं आ रहा है, इधर नीचे उतर रहा है, तो ये क्या होगी? डिसेंडिंग लिम्ब। और ये हो गई असेंडिंग लिम्ब। इतना हिस्सा मैं इसका थिन मान लेता हूँ और बाकी का थिक। क्या होता है? ये ऊपर वाला हिस्सा कॉर्टेक्स और जो बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो हो गया इंटरस्टिशियम फ्लूइड। ये क्या है? इसमें फ्लूइड ऐसे जा रहा है। क्या है बेटा? इसमें फ्लूइड ऐसे जा रहा है, इधर से ये ऐसे। ठीक है, नेटवर्क बनाता है वासा रेक्टा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। क्या होगा बेटा? यहाँ पे कॉर्टेक्स में 300 था। जो डिसेंडिंग लिम्ब होती है लूप ऑफ हेनले की, उससे क्या निकलता है? H2। H2 निकलने का मतलब है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा रहे हैं और सॉल्यूट अंदर है। अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब गाढ़ापन है। तो यहाँ से 300 से कितनी हो गई? ये 400 हो गई, 400 मिलीओस्मोल। फिर हो गई 600, फिर हो गई 800, फिर हो गई जैसे कि 900, और यहाँ पर हो गई 1200। हाईली कंसंट्रेटेड कंडीशन आ गई ना बेटा? क्या आ गई? हाईली कंसंट्रेटेड कंडीशन आ गई। अब क्या होगा? अब जैसे जब इधर बढ़ने लगते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा H2 थे वो इसमें एंटर कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये फिर आगे चल के ट्रांसपोर्ट भी होते रहते हैं, वो निकाल दिए जाएंगे। अब क्या होगा? जब इधर से जाने लगता है तो थिन सेगमेंट से ये पैसिवली रिलीज होते हैं NaCl,
इधर से भी NaCl, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, सोडियम और क्लोराइड आयंस निकलेंगे। अब की बार सॉल्यूट बाहर निकल रहा है, तो बस जैसे कि यहाँ पे 900, 600, 400, 300 और 200 हाइपरटोनिक कंडीशन आ जानी है। क्या आ जानी है? हाइपरटोनिक कंडीशन आ जानी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, तो NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो यानी जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वो NaCl का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है, विच इज एक्सचेंज्ड विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, एंड दीज NaCl विल एंटर इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। तो यहां पर हो गया NaCl। अब जब ये इधर से आ रही है, तो अब इसके अंदर क्या होने लग जाएगा, NaCl जब बढ़ने लगेंगे, जब इसका सॉलिड बढ़ने लगेगा, तो भी वही बात है, 400, 600, 800, 900 और यहाँ पे ये 1200 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई। ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर इसके बाद जो NaCl यहाँ है, वो जो इंटरस्टिशियम फ्लूइड है उसके अंदर NaCl रिटर्न कर दिए जाएंगे। क्या होंगे? NaCl इसमें रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो वही 1200, 900, 600, 400, 300 ऐसे मेंटेन हो जाएगी। तो यहाँ पर वो वापस 300 आने वाली होती है। तो भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या रह जाएगी? मेंटेन रह जाएगी। तो यानी अगली लाइन क्या हो गई कि हम इसमें लिखेंगे कि जो NaCl आया है किसमें? डिसेंडिंग लिम्ब में, तो वापस रिटर्न कर दिया जाता है। NaCl क्या कर दिया? रिटर्न, ये NCERT लाइन है बेटा, इनटू इंटरस्टिशियम फ्लूइड बाय, कौन कर रहा है अब की बार? ये वाले लिम्ब कौन सी है? असेंडिंग लिम्ब, बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर होनी चाहिए ये लाइनें। ठीक है, अब इधर क्या होती है? कलेक्टिंग डक्ट भी होती है। तो कलेक्टिंग डक्ट से जो यूरिया होता है वो थिन सेगमेंट में चला जाता है। किसके थिन सेगमेंट में? लूप ऑफ हेनले में। तो सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, किसका बेटा? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया किस में एंटर करता है? थिन सेगमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट से होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये चलता रहता है। तो मैंने पहले ही बताया था यूरिया का रोल आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसका आएगा। तो यहाँ पर आपने इसका देखा भी है कितना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहा है। अब ये सारी चीज़ें क्या काम करती है? अब ये सारा जो सिस्टम बना है ना बेटा, ये जो सब कुछ बना है यही क्या है? काउंटर करंट मैकेनिज्म है। यही क्या है? काउंटर करंट सिस्टम इसको बोलते हैं, पूरा सिस्टम जो बनाया है। अब इससे क्या होगा? जब इतनी चीज़ें जब होंगी ना, तो ये पैसेज को इजी बनाती है। पैसेज फॉर H2 वो क्या हो गया? इजी हो जाएगा, आसान हो जाता है H2 का पैसेज। ठीक है, H2 का पैसेज जब आसान होगा कलेक्टिंग डक्ट से, फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट, जिससे क्या होगा? हाइपरटोनिक यूरिन जाएगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि ये जो चीज़ें हैं वो हाइपरटोनिक यूरिन बनाने के लिए ही तो की जा रही है। और ये आपको याद रहना चाहिए कि इस प्रोसेस की वजह से ह्यूमन किडनी जो होती है 4 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट बना सकती है जो स्टार्टिंग में था। यानी 300 से 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर पर एंड में आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा? 1200 मिलीओस्मोल पर लीटर पे आ जाएगा। एक बार ये लाइन आप उतार लीजिए। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट में लिख देता हूं, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। जितनी लंबी लूप ऑफ हेनले उतना लंबा उतना ही ज़्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा। यानी सबसे ज़्यादा लंबी लूप ऑफ हेनले वो होती है कंगारू चूहे के अंदर। ये फटाफट उतार लीजिए, फिर मैं आपको एक NCERT का डायग्राम बना दूंगा और आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा समाप्त।
तो भाई एनसीईआरटी ने एक डायग्राम आपके लिए बना के रखा हुआ है, तो आपको समझने में अब प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। बस थोड़ा सा उसमें चेंज क्या किया गया है वो समझिए। यहाँ पे वही आपकी ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये आपकी पीसीटी, ये हो गई लूप ऑफ हैनले, ये हो गया डीसीटी, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ये पार्ट हो गया अपना कॉर्टेक्स में। यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी है 300। कितनी है? 300। ये सिंपल सा बात उन्होंने बता रखी। फिर जैसे से फिल्ट्रेट नीचे आ रहा है तो उससे रिमूव होता जाता है H2O। H2O का रीअब्जॉर्प्शन होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, 300 से पहुंचेगी 400, फिर 600, फिर 900 और फिर पहुंच गई 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है। थिन सेगमेंट जो होता है उससे क्या निकलता है? NaCl। फिर इधर से थिक से भी NaCl, ये हो गया NaCl, NaCl, ये NaCl। काउंटर करंट जो मैकेनिज्म वाला मामला है उसमें इस तरफ निकाल रखी है आपके इफरेंट और उधर से बताया है एफरेंट। ये रीज़न इसलिए है क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी में इस साइड वासा रेक्टा बनाई है। जब इधर सॉल्यूट निकलेगा तो भी सीधी सी बात है, ऑस्मोलैरिटी गिरेगी 900, 600, 400, 300 और ये 200। तो यहाँ तक कंडीशन है आइसोटोनिक, यहाँ पर कंडीशन हो गई हाइपरटोनिक अत्यधिक, और यहाँ पर आने के बाद कंडीशन क्या हो गई? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक यूरिन मतलब पतला यूरिन। अब जब यूरिन पतला है और अपन कह रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म है तो एडीएच इंपैक्ट आएगा, और जब इतनी सब कुछ चीज़ें होंगी तो H2O इधर से बाहर निकले। क्यों भाई? यहाँ तक क्या होगा कि भाई एक ऑस्मोलैरिटी बनाई है ना, प्रोडक्शन कर लिया ना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का, लूप ऑफ हैनले, अब इसको मेंटेन करता है वासा रेक्टा। तो इधर आप बना लीजिए वासा रेक्टा, यहां से 300 इस तरीके से जा रहा है। तो ये वाली तो हो गई इसकी डिसेंडिंग लिम्ब और ये वाली हो गई असेंडिंग लिम्ब। ठीक हो गया? क्या हो गई? ये असेंडिंग लिम्ब। तो यहां पर जो NaCl निकला था वो यहां चला गया, NaCl इधर NaCl। तो भाई वही 400, 600, 900 और 1200 अंदर बढ़ रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी अंदर की तरफ कितनी होगी? 1200 पहुँच गई। ठीक है। अब फिर ये असेंडिंग लिम्ब जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में NaCl को निकाल देगा। तो भाई सीधी सी बात है, फिर वापस वही लास्ट में 300 के आसपास पहुंच जाती है। वासा रेक्टा ने उसको बना कर रखा। फिर जब ये सब कुछ हो गया तो एडीएच जब एक्टिव होगा तो H2O का पैसेज इजी हो गया, H2O रीअब्जॉर्ब हो गया, कलेक्टिंग डक्ट से भी H2O बाहर रीअब्जॉर्ब। तो भाई लास्ट के अंदर, और ये यूरिया जो निकला था यहाँ से वो थिन सेगमेंट में चला जाएगा, ये बताया अभी मैंने स्टेटमेंट में। और जो आपको लास्ट में यूरिन मिलेगा वो होगा हाइपरटोनिक यूरिन। तो इट इज़ ऑल अबाउट द काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है बेटा? तो काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया है। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सेफ रहिए, आराम से मनाइए, और हो सके पटाखे वगैरह को जुगाड़ हो जाए तो फोड़ वोड़ दीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, और 2-4 पेड़ और लगा देना। फिर भी सेफ रहिए। बाकी सरकार की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, और
अच्छे से दिवाली मनाएं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।